नमस्कार प्यारे बच्चों तथा सम्माननीय शिक्षकगण। आज लंबे समय के बाद आज मैं फिर से इस चैनल को सक्रिय रूप से चलाने के लिए उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय है समास। बहुत विद्यार्थियों ने मुझे आग्रह किया कि आपके चैनल में जो अच्छे वीडियोज आते हैं लंबे समय से नहीं आ रहे हैं, कृपया फिर से इसको सक्रिय रूप से चलाइए, फिर से इसको सुचारू कीजिए। उस आग्रह को मद्देनज़र करते हुए आज समास इस विषय के साथ मैं उपस्थित हूँ। समास यह जो विषय है हमारे लिए हिंदी तथा संस्कृत दोनों विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। इसको समझना ज़रूरी है, अनिवार्य भी है। तो आज हम समास के मूलभूत तत्वों के बारे में समझेंगे कि समास के कितने भेद हैं, समास का स्वरूप क्या है और समास किस प्रकार से करते हैं। समास के अलग अलग भेदों के बारे में भी हम सामान्य परिचय आपको बताएंगे। साथ ही समास और संधि में क्या फ़र्क है। हम लोग जब हिंदी व्याकरण तथा संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हैं तो हम खास करके समास और संधि के बारे में भी हम बहुत सुनते हैं। संधि और समास ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर हम जब व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। शिक्षक भी हमें इन दोनों विषयों में ज़्यादा बताते हैं और ये दोनों ही उतना ही महत्वपूर्ण रखते हैं व्याकरण को समझने में। तो संधि को भी हमें समझना है, समास को भी समझना है। तो हम समास से शुरू करते हैं। आपको ये बताया जाएगा अंत में कि संधि और समास में क्या फ़र्क है। चलिए, तो समास किसे कहते हैं। पहला ये सवाल है कि हम समास वास्तव में कहते किसको हैं। तो समास की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण, इन सारे चीज़ों को हम आज इस पाठ में समझने वाले हैं। तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है। ठीक है, संक्षिप्तीकरण ही समास है। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो या उससे अधिक शब्द आपस में जब मिलकर एक, दो या तीन या चार, है ना, कितने भी शब्द होते हैं, वो जब मिलकर आपस में एक शब्द बन जाए तो उसको हम कहते हैं समास। इसमें एक शब्द बनता है, अधिक शब्दों को मिला करके जब हम संक्षिप्त रूप में एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वह समास कहलाता है। संक्षिप्तीकरण का मतलब यह है, आपको जैसे बताया गया है, दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा समझना इस बात को है कि इसमें दो शब्द आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, नवीन और सार्थक। यानी समास होने से पहले दो अलग अलग शब्द होते हैं, समास करने के बाद दो शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, तो वो एक शब्द जो है ना वो नवीन शब्द कहलाएगा, राइट। और वो शब्द सार्थक भी होगा। सार्थक मतलब मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ हो। जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसको हम सार्थक कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको निरर्थक कहते हैं। सार्थक और निरर्थक यानी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनने वाला जो नया शब्द वो सार्थक होना चाहिए, और वही समास है। सीधी सी बात है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है। यानी समास किसको कहते हैं ये आपको क्लियर हो गया कि यानी दो शब्द जब आपस में मिलकर एक शब्द बनेगा तो वो एक शब्द कैसा होगा, नया होगा, और वो शब्द सार्थक भी होगा। उसी शब्द को हम कहेंगे समास। जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से भी हम समझाएंगे। जैसे रसोई के लिए घर में, हिंदी के उदाहरण दे रहा हूँ पहले आपको समझने के लिए, संस्कृत के उदाहरण भी हैं। हम रसोई घर कहते हैं। रसोई घर में आप ध्यान से देखो, दो शब्द हैं, एक है रसोई, दूसरा है घर। रसोई और घर। जो घर है वो रसोई के लिए है, यानी जो कमरा बना हुआ है
रसोई का कमरा, किचन, वो रसोई यानी पकाने के लिए है, रसोई के लिए है, इसलिए के लिए इस अर्थ में यहाँ पर हमने समास कर दिया। रसोई के लिए घर, रसोई घर। ठीक इसी अर्थ में होता है विश्रामालय, हमने सुना है। विश्राम के लिए आलय, आलय का मतलब होता है निवास स्थान। विश्राम के लिए जो आलय है वो विश्रामालय है। विद्या के लिए आलय विद्यालय है ना, इस हिंदी माध्यम से हो रहा है। विद्यायै आलयः, विद्यालय संस्कृत में हो जाएगा। संस्कृत का उदाहरण मैं देता हूं, राजा का पुत्र, राजा का जो पुत्र है इस अर्थ में संस्कृत में होता है राज्ञः पुत्रः, राजपुत्र। ठीक है, तो राज्ञः पुत्र यानी राजा का जो पुत्र है उसको हम राजपुत्र कहते हैं। तो यहां पर का इस अर्थ में षष्ठी विभक्ति में समास हुआ है। स्वामी का भक्त, स्वामी भक्त, इसी को हम संस्कृत में विग्रह करेंगे स्वामिनः भक्त, यानी इसमें भी दो शब्द हैं, स्वामिनः और भक्तः, अथवा स्वामी का एक शब्द है, भक्त दूसरा शब्द है, तो ये दो शब्द मिलकर समास बन रहे हैं। यानी समास करने से पहले तो दो शब्द हैं, समास के बाद एक शब्द बन रहा है। यहाँ पर भी दो शब्द थे, रसोई और घर, रसोई घर एक शब्द बन गया। राजा का और पुत्र दो शब्द थे, अथवा राज्ञः पुत्र, समास के बाद एक शब्द बन गया राजपुत्र, इसमें भी दो शब्द थे और एक बन गया स्वामी भक्ता। इस तरह से समास को हम समझते हैं। ठीक, अब संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। समास का प्रयोग लगभग सभी भाषाओं में होता है। संस्कृत भाषा में अधिक प्रयोग है, हिंदी भाषा में भी, अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी समास का बहुतायत यानी अत्यधिक प्रयोग देखा जाता है। संस्कृत में समसनम समासः कहा गया है। ये समसनम समास यानी समास का लक्षण है, समास की परिभाषा समसनम ही समास है, अर्थात दो सार्थक शब्दों का संक्षिप्तीकरण। ऊपर आपको बताया गया था कि समास का तात्पर्य क्या है, संक्षिप्तीकरण है। तो यानी समसनम, समसनम का मतलब होता है दो शब्दों का आपस में मिलना, दो सार्थक शब्दों का जो संक्षिप्तीकरण है वही समास है। हिंदी भाषा में जो समास है वह संस्कृत भाषा का ही अनुकरण मात्र है। कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा में जो हम समास पढ़ते हैं ना, संस्कृत भाषा में जो नियम है समास के, संस्कृत भाषा में जो समास हैं उन्हीं को हम हिंदी में लाकर यथावत रख देते हैं। नियम भी वही है, समास भी वही है। तो संस्कृत भाषा का जो समास है उसी का अनुकरण यानी उसी का फॉलो हिंदी में किया जाता है। उन्हीं नियमों को हिंदी में हम फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं। अब समझने की बात यह है, समास में सामासिक शब्द होता है, वो क्या है हम इसको समझते हैं। संस्कृत में सामासिक शब्द इस नाम से बोला जाता है। जो शब्द समास के नियमों से निर्मित होते हैं उन्हें हम सामासिक शब्द कहते हैं। इन्हें समस्त पद भी कहा जाता है। समस्त पद बोलो या सामासिक शब्द बोलो, बात एक ही है। यानी समास के नियमों के तहत जिन दो शब्दों से हम समास करके एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, यानी एक शब्द बनाते हैं, उस एक शब्द को हम सामासिक शब्द कहते हैं, अथवा हम समस्त पद भी कहते हैं। आप समस्त पद कहो या सामासिक शब्द कहो, अर्थात समास होने के बाद जो नया शब्द बनता है उसको हम सामासिक शब्द अथवा समस्त पद के नाम से कह सकते हैं। समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि समास एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक अलग शब्द होता है और दूसरा अलग शब्द होता है, दोनों के अर्थ भी अलग होते हैं। ये दोनों अलग अलग अर्थ वाले शब्द मिलकर एक फिर नया शब्द का निर्माण करते हैं, इसी को समास कहते हैं, है ना। यानी दो शब्दों का आपस में, शब्दों का भी संबंध, अर्थों का भी संबंध के द्वारा नया शब्द और अर्थ निर्माण। जब ये वाला शब्द था, इसका ये शब्द भी अलग था, ये शब्द भी अलग था, इसका अर्थ भी अलग था, इसका अर्थ भी अलग था। अब ये दोनों जब मिलकर इधर आ रहे हैं
तो इस दोनों अलग अलग शब्द मिलकर एक शब्द भी बन रहे हैं, दोनों अलग अलग अर्थ मिलकर एक अर्थ का भी निर्माण कर रहे हैं। इसलिए दो अलग शब्द प्लस दो अलग अर्थों का मेलन करके एक नए शब्द और नए अर्थ की रचना करना ही समास कहलाता है। विस्तृत रूप में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज हमें समझने की जरूरत है, समास विग्रह। जब हम समास पढ़ते हैं तो विग्रह के बारे में भी बताया जाता है कि विग्रह क्या है। वैसे विग्रह और समस्त पद ये दोनों अपोजिट शब्द कह सकते हो आप, यानी विलोम शब्द। समस्त पद उसको कहते हैं जो समास होने के बाद अथवा सामासिक शब्द, समास होने के बाद की अवस्था को हम समस्त पद शब्द कहते हैं। किंतु समास होने से पहले जो वाक्य की अवस्था होती है, जिसमें हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, उस वाक्य की अवस्था को हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। यानी वाक्य की जो अवस्था है उसको हम कहते हैं विग्रह। तो सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी सामासिक जो शब्द हैं उनके बीच क्या संबंध है, किस संबंध के तहत इन शब्दों में समास हुआ और कौन सा समास हुआ, वो हमें विग्रह के द्वारा ही पता लगता है। कि विग्रह के माध्यम से हम इतना कह सकते हैं कि इसमें कौन सा समास हुआ है और उसका अर्थ क्या है। विग्रह के बिना हम नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है ना। तो सामासिक शब्द यानी सामासिक शब्द समस्त पद, समास होने के बाद जो शब्द बनता है उनके बीच में क्या संबंध है, उन दोनों शब्दों के बीच में। सामासिक शब्द जो हैं दो होते हैं जिनके बीच आपस में समास हुआ है, उनमें कौन सा संबंध है, इसको स्पष्ट करना ही विग्रह है। समास विग्रह सामासिक शब्दों को विभक्ति सहित पृथक करके उनके संबंधों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। यानी उसमें विभक्ति के साथ हम प्रयोग करते हैं, विभक्ति के साथ हम सामासिक शब्दों को अलग कर रहे होते हैं, क्योंकि विभक्ति के माध्यम से हमें पता लगता है कि इसमें क्या अर्थ है। विभक्ति के अर्थ से ही हम जानते हैं। यह समास रचना से पूर्ण विपरीत प्रक्रिया है। आपको मैंने पहले बताया कि समस्त पद और ये यानी विग्रह ये ठीक विपरीत हैं, विलोम। समास रचना से पूर्ण विपरीत यानी विलोम है, ठीक है ना। यानी समस्त पद जो समास होने के बाद और समास विग्रह समास होने से पहले की अवस्था। यानी समास होने से पहले हमेशा वाक्य रहता है तो वाक्य को हम कहते हैं विग्रह, ठीक है। और समास होने के बाद क्या होता है, एक शब्द बन जाता है, एक नया शब्द बन जाता है, तो उस नया शब्द को हम कहते हैं समस्त पद अथवा सामासिक शब्द, जैसा आप कहो, ठीक है। अब उदाहरण भी आपको देते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है। उदाहरण के लिए गंगा जल शब्द है, तो ये गंगा जल जो है ना, ये क्या है, चलो आपको मैं ऊपर दिखा के बताता हूं कि गंगा जल जो है वो है सामासिक शब्द अथवा समस्त पद। गंगा जल में समास हुआ है इसलिए ये है समस्त पद। अब गंगा का जल क्या है, तो गंगा का जल विग्रह है ना, क्योंकि ये वाक्य है। मैंने आपको पहले ही बताया कि विग्रह वाक्य होता है। गंगा का जल ये एक वाक्य है और गंगा जल ये एक शब्द है। गंगा का जल, इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, गंगा जल में एक ही शब्द है, यानी दो अलग अलग अर्थ वाले। गंगा का अलग अर्थ है, जल का अलग अर्थ है, दो अलग अलग शब्द भी हैं। तो ये दो अलग अर्थ वाले दो अलग शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण कर रहे हैं, गंगा जल, और एक नया अर्थ का निर्माण, ठीक है। तो इस हिसाब से इस वाक्य में गंगाजल शब्द समास होने के कारण यह सामासिक शब्द कहलाएगा अथवा समस्त पद कहलाएगा। इसी को समस्त पद भी कहा जाता है। वहीं गंगा का जल यह विग्रह वाक्य है। गंगा का जल यह जो शब्द है वो विग्रह वाक्य बन जाता है, क्योंकि ये एक समास होने से पहले की अवस्था है। संस्कृत, देखो संस्कृत में समासों का बहुत प्रयोग होता है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी समास उपयोग होता है। सिर्फ संस्कृत ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी हम समास को बहुत प्रयोग करते हुए देखते हैं। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। सूक्ति मतलब कथन, एक संस्कृत में प्रसिद्ध है।
जैसे द्वंद्व दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय येना हम श्याम बहुप्रिय। ये समास के भेद भी आप इसमें पढ़ सकते हो कि एक समास है द्वंद्व, द्विगु मतलब द्विगु समास, अपि चाहम मैं हूँ, मद्गेहे मेरे घर में, नित्यम नित्य ही, अव्ययी भाव अव्यय का अभाव है ना, यानी पैसों का अभाव है। ये अव्ययी भाव समास है एक, यानी इसमें तीन समास हो गए, द्वंद्व, दिगु और अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष, तत् मतलब वो पुरुष, हे ईश्वर, कर्मधारय मुझे कोई काम दो, है ना, ऐसा कर्म कराओ, ऐसा कर्म करा दो मेरे से, कर्मधारय भी एक समास है। ये ना हम श्याम जिससे, अहम, ये ना अहम इसमें संधि हुआ है, श्याम हूँ, क्या हूँ, बहुव्रीहि बहुत धान्य वाला, धान वाला हूँ यानी धनी हूँ, तो ये बहुव्रीहि एक और समास है। तो द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि ये समास के वेद हैं। तो ये एक सूक्ति है प्रसिद्ध। अब समास में एक और चीज हमें समझने की जरूरत है। समास में अभी तक हमने जो पढ़ा कि समास में दो शब्द होते हैं अथवा दो से अधिक शब्द होते हैं। तो जब दो शब्द हो गए तो उन दो शब्दों को भी हम अलग अलग नाम देते हैं। जो दो शब्द में, जैसे गंगा जल, मैंने आपको गंगा जल में दो शब्द बताया, गंगा प्लस जल, एक शब्द है गंगा, दूसरा शब्द है जल। तो ये गंगा जो शब्द है वो क्या है, पूर्व पद है, यानी पहला शब्द है, पहला पद है, पद मतलब शब्द, और जो जल है वो उत्तर पद है, यानी उत्तर वाला शब्द, उत्तर मतलब बाद वाला, पूर्व मतलब पहले वाला, उत्तर मतलब बाद वाला शब्द है। तो पूर्व पद और उत्तर पद, इस तरह से हमें समास के शब्दों को हम विभाजित करते हैं कि समास में एक शब्द पूर्व पद होता है तो दूसरा शब्द होता है उत्तर पद। किसी भी समास में दो पद देखने को मिलते हैं। जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पद का अर्थ शब्द होता है, क्लियर है ना। यानी जो दो समास में जो दो शब्द हैं उनमें पहला शब्द पूर्व पद है तो दूसरा शब्द है उत्तर पद। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र ये समास हुआ है, इसमें राजा जो है वो पूर्व पद है तो पुत्र जो है उत्तर पद है, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं। तो पहला जो राज शब्द है वो पूर्व पद हो गया, पुत्र जो है वो उत्तर पद हो गया। पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं, इसलिए ठीक है। अब समास देखो, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि समास जो है संक्षिप्तीकरण है। समास का तात्पर्य ही संक्षिप्तीकरण है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया इस बात को, है ना, इसमें क्लियर है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया, देखो नया होना जरूरी है और छोटा, है ना, छोटा भले ना भी हो तो नया होना जरूरी है और उसका अर्थ भी होना जरूरी है ना। तो नया जो शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समास। यानी दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर जब आपस में एक नया शब्द का निर्माण करेंगे तो उसको हम समास कहेंगे। तो उसमें संक्षिप्तीकरण होगा ही, है ना। वाक्य से देखो, जब हम वाक्य से एक हम शब्द बना रहे हैं, जब हम वाक्य से शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें संक्षिप्तीकरण हुआ ना। वाक्य लंबा होता है, शब्द छोटा होता है, इसी में संक्षिप्तीकरण हो रहा है, ठीक है। अब समास के भेद हैं, देखो अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास का जो है कर्मधारय और द्विगु, ये भेद तत्पुरुष के ही माने जाते हैं, ठीक है। पर ये समास अलग अलग से समास तो है। तो 1 2 3 4 5 6 समास के भेद हैं, ठीक है। तो 6 समासों को हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। अब एक और शब्द हमें जानना है, एक और चीज हमें समझनी है, प्रधान और गौण। ये भी समास में, हर समास में होता है। प्रधान मतलब होता है मुख्य, प्रधान मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। और गौण मतलब होता है अमुख्य अथवा अप्रधान कहो, है ना। प्रधान मतलब मुख्य हो गया, गौण मतलब अमुख्य अथवा अप्रधान। तो हर समास में जैसे दो शब्द हो गए तो दो में एक मुख्य होगा तो एक अमुख्य होगा,
यानी एक प्रधान होगा तो एक अप्रधान भी होगा। अव्ययीभाव समास को हम सब पहले समझते हैं। तो पहले आपको बता दिया गया था कि एक शब्द पूर्व पद होता है तो दूसरा शब्द उत्तर पद होता है। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, यानी जो पहला शब्द है वो प्रधान, तथा उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है जो अप्रधान होगा, यानी अप्रधान गौण होगा। ठीक है। अव्ययीभाव जो समास है इस वाला पहले समास में, इसमें पूर्व पद प्रधान होगा। उसके बाद तत्पुरुष समास आएगा तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा बारी बारी से। ठीक है। अब मैंने पहले आपको बताया कि कर्मधारय और द्विगु समास जो हैं तत्पुरुष के ही भेद हैं। तो देखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में उत्तर पद यानी दूसरा शब्द प्रधान होता है, यानी पूर्व पद जब दूसरा शब्द प्रधान हो गया तो पूर्व शब्द यानी पहला शब्द जो है अप्रधान हो गया, गौण हो गया, है ना। क्लियर है। जब एक प्रधान होता है तो दूसरा अप्रधान ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें कोई कहने की बात है नहीं। कर्मधारय समास में ये तत्पुरुष का भेद है, तो सेम जैसे तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है वैसे ही इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु समास भी तत्पुरुष का ही भेद है, इसलिए कर्मधारय और द्विगु में तत्पुरुष की तरह उत्तर पद प्रधान होता है। तो यानी आपको तीन समझ में आ गया। पहले वाले अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद यानी दूसरा वाला शब्द अप्रधान। इन तीनों में पहला वाला शब्द अप्रधान और दूसरा वाला शब्द प्रधान। अब आ गई बारी द्वंद्व समास की, है ना। द्वंद्व समास में क्या होता है कि उभय पद प्रधान, यानी इस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। देखो अभी तक तो था एक में पहला शब्द प्रधान हो गया, दूसरे में दूसरा शब्द प्रधान हो गया। द्वंद्व समास में दोनों शब्द, द्वंद्व समास में कितने भी शब्दों का आपस में समास हो सकता है। इसके भी दो वेद हैं, इतर इतर योग और समाहार करके, वो हम आपको जब द्वंद्व समास पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो द्वंद्व समास में भी दोनों शब्द प्रधान हो गए। ठीक है। अब बचा एक बहुब्री। अब तो कोई बचा ही नहीं, पूर्व पद एक में प्रधान हो गया, एक में उत्तर पद प्रधान हो रहा है, एक में दोनों हो रहे हैं। अब किसको करोगे। तो इसमें अन्य पद प्रधान, यानी बहुब्री समास में जो शब्द समास में है ही नहीं उसको हम प्रधान मानेंगे। अन्य पद यानी समास के द्वारा किसी अन्य पद की बोध होगी, अन्य पदार्थ का बोध होगा, उस अन्य पदार्थ को हम प्रधान बनाएंगे। इस समास में प्रयुक्त शब्द के अतिरिक्त मतलब अलावा किसी अन्य अर्थ का बोध समस्त पद के द्वारा होता है, इसलिए इसमें हम अन्य पदार्थ प्रधान समास कहते हैं बहुब्री को। यानी बहुब्री जो समास है वो अन्य पदार्थ प्रधान समास है। ठीक है। जैसे एक आपको मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, नीलकंठ। हम शिव जी को नीलकंठ कहते हैं, है ना। शिव जी को जो नीलकंठ हम कहते हैं, तो नीलकंठ कंठे नीलेश, यानी जिसके कंठ में नीला रंग है उसको हम नीलकंठ कहते हैं। तो नीला और कंठ दोनों शब्दों का बोध नहीं हो रहा है, तीसरे व्यक्ति शिव जी का बोध हो रहा है, इसलिए ये नीलकंठ है। ठीक है। अब आप देखो आगे संधि और समास में अंतर। मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में जाके बताऊंगा कि संधि और समास में क्या फर्क है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। संधि में वर्णों का मेल होता है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे देवालय, देवालय। ठीक है। इसमें विभक्ति का लोप होने के बाद की स्थिति है। समास होने के बाद देव प्लस आलय ऐसी स्थिति है, तब संधि होता है, यानी वर्णों का मेलन हो रहा है आपस में। समास में दो पदों का, पद यानी शब्दों का मेल होता है। समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्यायाः आलय, विद्यालय। ठीक है। जैसे देवालय में भी देवस्य आलय, तो देवस्य आलय ये समास है, देव प्लस आलय ये संधि है। विद्यालय में भी विद्यायाः आलय ये समास है, और विद्या प्लस आलय ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये संधि हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से संधि और समास में अंतर है। धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। आगे संधि के और समास के, खास करके समास के अन्य वीडियो वेदों के सहित अव्ययीभाव, तत्पुरुष आदि के विस्तृत वीडियो में लाकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।